Welcome everyone on our Civil Tech by AMD YouTube channel. So let us begin. This is part third. Here we will discuss West 100 plus previous year objective questions of concrete technology. We have already discussed part 1 and 2. It is very helpful for all civil competitive exams. It is presented by myself Dev sir. सभी व्यूअर्स को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के कंटिन्यूअस 100 प्लस प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। हमने पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम पार्ट थर्ड को कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर अ कंटिन्यूअस स्लैब ऑफ 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर साइज, the minimum overall depth of slab to satisfy vertical deflection limits is। जनरली क्या होता है कि यहां पर देखेंगे क्वेश्चन में कंटिन्यूस स्लैब की बात हो रही है और उसका साइज रखा है 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर। उसका जो साइज है वो कैसा है, 3 मीटर इस तरह से है एंड 3.5 मीटर इस तरह से दे रखा है। तो यहां पर बेसिकली क्या पूछा गया है कि मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब टू सेटिस्फाई दिस डिफ्लेक्शन। जनरली स्पान डेप्थ रेशियो की बात तो हो रही है यहाँ पर। तो स्पान अपॉन डेप्थ का जो रेशियो होता है कंटिन्यूस स्लैब के लिए, वो जनरली कंटिन्यूस स्लैब के केस में यहां पर 40 होगा। बिकॉज 40 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पर जो स्पान हमारा लेस देन 6 मीटर है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको जो है विदाउट मॉडिफिकेशन फैक्टर कंसीडर करते हैं। तो स्पान अपॉन डेप्थ इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 आएगा। अगर यही कंटिन्यूस स्लैब ना होकर के सिंपली सपोर्टेड स्लैब होता है, इसके केस में हम लोग क्या करते हैं, स्पान अपॉन डेप्थ इज इक्वल टू क्या होता, स्पान अपॉन डेप्थ इज इक्वल टू हम लिखते 32। तो यहां पर स्पान अपॉन डेप्थ का रेशियो पूछा गया 40 और यहाँ स्पान कितना है आपको पता है। स्पान कितना दे रखा है, v इंटू एच इंटू एल। तो यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, मीटर में, तो इसे mm में करिए बिकॉज। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3000 mm हो जाएगा ये। देन आप डिवाइड किससे करेंगे, डेप्थ। डेप्थ आपको निकालनी है तो यहाँ पर आप क्या करिए, 40 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 40 दल लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, d निकालना है आपको, बिकॉज यहाँ पर क्या निकालना है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्पान। तो d आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको निकालेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, ये आपका 75 mm आपका यहां पर आंसर आ गया, राइट। सो ऑप्शन नंबर 75 mm आपको किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पर जनरली समझना ये है कि जब भी आपका स्पान लेस देन 6 मीटर होता है तो विदाउट मॉडिफिकेशन फैक्टर यूज करते हैं, और मोर देन 6 मीटर होता है तो मॉडिफिकेशन फैक्टर से भी हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते। तो स्पान अपॉन डेप्थ कंटिन्यूअस स्लैब के केस में आपका 40 होता है। स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब होती और लेस देन 6 मीटर अगर स्पान होता तो हम यहाँ पर 32 यूज करते विदाउट मॉडिफिकेशन फैक्टर। अगर विद मॉडिफिकेशन फैक्टर यूज कर रहे हैं आपको पता होगा कि मोर देन 6 मीटर उसका स्पान होगा इस केस में। तो यहां पर हम स्पान डेप्थ रेशियो कितना लिखते, विद मॉडिफिकेशन फैक्टर स्पान डेप्थ रेशियो क्या हो जाता है आपका, सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड अगर स्लैब है तो उसके केस में आपका जनरली क्या होता है, 20 होता है, और कंटिन्यूअस स्लैब के केस में जनरली क्या होता है, 28 होता है। गॉट इट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Next question number 2. According to IS 456-9078, the flexural strength of concrete is। क्वेश्चन पूछा गया है कि IS 456-9078 के अकॉर्डिंग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कंक्रीट की जनरली क्या होती है। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आप बेसिकली फॉर्मूला जानते हैं। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को हम कैसे निकालते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपका फॉर्मूला होता है 0.7 स्क्वायर रूट ऑफ FCK। FCK is the characteristic strength of the concrete। सो यहां पर ऑप्शन पहला कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो ये भी नहीं होगा।
ऑप्शन सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो डेफिनेटली आपका जो फॉर्मूला है वो यही कह रहा है कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ characteristic strength of concrete, means that FCK. So option C is the correct answer of question number 2. Question number 3, according to IS 456 1978, the column or the strut is the member. बेसिकली 456 और 1978 के अगर अकॉर्डिंग देखें तो क्या कॉलम या स्ट्रट बेसिकली किस तरह के मेंबर हैं, इनके कुछ बेसिकली क्राइटेरिया होते हैं कि स्ट्रट हम जब कहेंगे, कॉलम हम तब कहेंगे, बेसिकली क्या इसके जो है बेसिकली स्पेसिफाई क्राइटेरिया है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द लीस्ट लेटर डायमेंशन। क्या आप इसे कोई कॉलम बेसिकली कहेंगे जब भी आप मेंबर को देख रहे हैं तो क्या लीस्ट लेटर डायमेंशन से ही हम कह देंगे। ऑप्शन बी है आपका 2 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। उसमें जो बेसिकली लेटरल डायमेंशन होगा, जैसे मान लीजिए डायमीटर है या फिर रेक्टेंगल है तो उसका आपका विड्थ होगा, तो उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा बेसिकली जो कॉलम का लेंथ है, क्या वो हम उसे फिर कॉलम कह सकते हैं। क्या ऑप्शन सी है 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन या 4 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो हियर ऑप्शन सी करेक्ट है, बिकॉज 3 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटर डायमेंशन अगर होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, बेसिकली कॉलम स्ट्रट बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर मिनिमम जो है कम से कम आपका जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होना चाहिए वो 3 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटर डायमेंशन होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो क्या होता है। तो पॉइजन रेशियो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, पॉइजन रेशियो को हम किससे नोट करते हैं, सारे व्यूअर्स जानते होंगे, जहां तक म्यू से नोट करते हैं। क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है जनरली। तो यहाँ पर जो है पॉइजन रेशियो कंक्रीट के केस में बोला गया है, तो ध्यान रखिएगा पॉइजन रेशियो मैक्सिमम जो होता है वो किसका होता है, मैक्सिमम पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो रबर के लिए होती है। पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0 से, बेसिकली पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0 से लेकर के 0.5 तक वेरी करती है। 0 से 0.5 वैल्यू होती है पॉइजन रेशियो की। मैक्सिमम वैल्यू इसकी रबर के लिए होती है। और कंक्रीट के अगर केस की बात करेंगे तो कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.10 से लेकर के 0.20 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। सो वैल्यू 0.10 to 0.20 वैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5% ऑफ voids in a concrete mix would reduce its strength by about। देखिए यहाँ पर मैंने जनरली लास्ट पार्ट में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। जो भी बस कंटिन्यूस हमारे सारे पार्ट्स को देखते हैं उनको पता रहता है कि क्वेश्चंस में क्या ट्विस्ट है। बेसिकली क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस में हम कई सारे फैक्ट साथ ही साथ बताते हैं। तो इनके क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली है, तो 5% अगर voids आपके प्रेजेंट हैं किसी भी कंक्रीट मिक्स में, तो ध्यान रखिएगा जो स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है कंक्रीट की वो बेसिकली 15% रिड्यूस होती है। अब कैसे बताया था मैंने, जरा एक बार और रिपीट करते हैं। देखो 1% जब भी voids आपके कंक्रीट मिक्स में हैं तो वो क्या करेगा, 5% कंक्रीट के स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर 5% कंक्रीट में voids हैं तो हम जनरली देखते हैं कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो हमारी 15% रिड्यूस होती है, 15% स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। अगर कंक्रीट में आपकी 15% voids हैं, कितना, 15% अगर voids हैं आपके कंक्रीट में, तो जनरली कंक्रीट में जो है 50% रिडक्शन हो जाता है उसकी स्ट्रेंथ में, 50%, 50% उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। गॉट इट। सो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था 5% ऑफ voids in a concrete mix would reduce its strength by about। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर सी था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन किसी भी तरह से एग्जाम में आ सकता है, तो आपको पता होगा अगर ये सारी डिटेल, तो आप क्या करेंगे, सही क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उसका सही आंसर क्या है ये आप बता सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ। जनरली फाइनेस्ट मॉडुलस होता क्या है? First of all, what do you mean by about the fineness modulus? Fineness modulus, it means that to determine the average particle size of the aggregate। जब भी पार्टिकल का एवरेज साइज निकालना हो, एग्रीगेट है आपके पास, उनका एवरेज पार्टिकल साइज निकालना हो, तो हम फाइनेस मॉडुलस जनरली वहां पर क्या करते हैं, फाइंड आउट करेंगे उसका फाइनेस मॉडुलस क्या है। उसको निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, अगर आपको पता होगा तो x माइनस जेड अपॉन जेड माइनस वाई, x माइनस जेड अपॉन जेड माइनस वाई, ये फाइनेस मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला होता है। वेयर x इज द वैल्यू फॉर कोर्स ग्रेन, z इज द वैल्यू फॉर कंबाइंड ग्रेन और कंबाइंड फाइन ग्रेन, और y इज द वैल्यू ऑफ द फाइन ग्रेन। इसके लिए बेसिकली फॉर्मूला होता है, तो हम इसमें यूज कर लेते हैं जब भी न्यूमेरिकल आता है तो, राइट।
तो मैंने फाइनेंस मॉडल से बताया, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताएगा, न्यूमेरिकल आ जाए तो ये भी आपको कर लेना है। जनरली वैल्यू क्या होती है, अगर कभी फाइन एग्रीगेट की बात होगी, जरा वैल्यू को समझेंगे, अगर कभी फाइन एग्रीगेट की बात होगी तो इसके लिए जो वैल्यू वेरी करेगी वो 2.2 से या 2 से लेकर के आपकी वैल्यू जो वैल्यू करेगी 2.5 तक वैल्यू वेरी करती है। अगर कहीं मीडियम कोर्स रहा तो मीडियम कोर्स के लिए जो वैल्यू वेरी करेगी वो 2.5 से लेकर के और 2.9 तक वेरी करेगी, आपका अगर मीडियम रहा तो। अगर कहीं कोर्स रहा, अगर कोर्स एग्रीगेट की बात होगी तो ऐसे कोर्स एग्रीगेट के केस में आपका जो वैल्यू वेरी करेगा वो बेसिकली वैल्यू कैसे करेगा, 2.9 से लेकर के और 3.2 के बीच में आपकी वैल्यू आएगी। तो गॉट इट। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है कौन सा मैच कर रहा है, कोर्स एग्रीगेट के लिए पूछा है, जो भी पूछा जा रहा है उसके लिए मार्क करेंगे आप। तो बेसिकली कोर्स एग्रीगेट पूछा जा रहा है, तो कोर्स एग्रीगेट के केस में 2.9 से 3.2 बेसिकली वैल्यू करती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू IAS 456 और 1978, 456 1978 के अकॉर्डिंग मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ शॉर्ट कॉलम, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बोले तो इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, बिकॉज स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडिएशन ऑफ जायरेशन। आपका जो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है जिसे हम आर से या जेड से नोट करते हैं, बेसिकली आप अगर देखेंगे स्लेंडरनेस रेशियो को देखो ऐसे नोट कर देते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, मान लीजिए जेड या आर, खुद से भी नोट कर दीजिए। तो यहाँ पर लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन जेड इज इक्वल टू लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द एरिया, इट मींस दैट क्रॉस सेक्शन एरिया, सो जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन ए, राइट। तो ये आपका बेसिकली स्लेंडरनेस रेशियो होता है। अब पूछा जा रहा है कि क्या IAS 456 1978 के अकॉर्डिंग अगर मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू देखें किसी भी शॉर्ट कॉलम के लिए तो कितनी होगी। तो यहां पर भी समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आपका स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 होगा, ऑलवेज रिमेंबर इफ द स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू लेस देन आपकी 12 है तो आप ध्यान रखेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट कॉलम कहेंगे। क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉलम। अगर 12 से 18 के बीच में वेरी कर रही होती है तो बेसिकली उसे मीडियम कॉलम बोलते हैं। अगर 80 से अबव है तो हम उसे जनरली क्या बोलते हैं, लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉन्ग कॉलम। तो जनरली यहां पर पूछा शॉर्ट कॉलम के लिए लेस देन 12, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आपको गाइस समझ में आ रहा होगा कि आइए कि डिटेल और उससे रिलेटेड जितने फैक्ट होते हैं हम लोग साथ ही साथ आपको क्लियर कराते हैं, जिससे एक क्वेश्चंस नहीं, ये क्वेश्चंस 20 की सीरीज रहती है, जैसे भी ये सीरीज पार्ट 3 है सीरीज का, तो पार्ट 3 में ये नहीं 20 क्वेश्चंस है। ये कम से कम देखा जाए तो मिनिमम टाइम में हम 15 to 20 मिनट्स का वीडियो होता है, उसमें हम कम से कम आपको 40 या 50 क्वेश्चन अराउंड आपको बता देते हैं, जिससे क्या होता है आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट पता लगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द मिनिमम कवर इन अ स्लैब, कोई स्लैब है उसमें मिनिमम कवर पूछा गया है, शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ वायर एंड नॉट लेस देन। बेसिकली एक तो डायमीटर जो होता है उसका ना तो उससे कम होना चाहिए, और ऐसी कौन सी क्राइटेरिया और है कि इससे भी हम डायमीटर को कम, बेसिकली उसका क्लियर कवर है जो मिनिमम कवर है उसको हम इतने से कम नहीं ले सकते। तो जनरली स्लैब की कंडीशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 15 mm हम मिनिमम जो है कवर प्रोवाइड कराते हैं स्लैब के केस में। तो आप समझते हैं कि कैसे कैसे फैक्ट होता है। तो देखो हम एक आपको ट्रिक बता दें, छोटा सा कोड याद कर लीजिए, CBS। क्या याद कर रहे हैं आप, CBS मान लीजिए किसी का नाम है, तो CBS सिंह या CBS कॉलेज है मान लीजिए, तो C का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉलम। तो कॉलम के लिए जो मिनिमम क्लियर कवर होगा वो 40 mm होगा, या मिनिमम कवर प्रोवाइड इन द कॉलम बेसिकली 40 mm। बीम के केस में जो बेसिकली मिनिमम कवर प्रोवाइड कराते हैं वो आपका 25 mm होता है, और S के केस में जो मिनिमम, S का मतलब स्लैब, B का मतलब बीम और C का मतलब कॉलम। तो S की अगर बात होगी, जब भी स्लैब की बात करेंगे तो मिनिमम कवर जो प्रोवाइड कराते हैं तो हम कितना देंगे 15 mm।
विदाउट एनी लेटरल टाई या विदाउट एनी, अगर कहीं कॉर्नर की बात आती है या फिर लेटरल टाई की आती है तो उसके लिए जो है अलग क्राइटेरिया है, वो 25 बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन यहाँ पर स्लैब सिंपल ही है तो यहाँ पर जो है 15 mm इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर कभी ऐसे भी आ जाए, मान लीजिए फाउंडेशन का ही पूछ ले कि मिनिमम कवर प्रोवाइड इन द फाउंडेशन, फाउंडेशन भी अलग के बताइए भाई कितना होता है। तो फाउंडेशन के लिए जनरली आप याद रखेंगे 50 mm होता है, 50 mm। अगर कभी ऑप्शन में 50 mm नहीं मिलता है, जनरली 50 mm अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है आपको, ऐसा कभी होता है तो आप ध्यान रखेंगे 75 mm भी इसके लिए सूटेबल होता है। बेसिकली 50 mm टू 75 mm वैल्यू सूटेबल मानी जाती है। तो कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट्स को या जो भी पेपर्स में बैठ रहे हैं कैंडिडेट, उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि सर 50 mm नहीं था, तो वहां पर कहीं ना कहीं वैल्यू ग्रेटर हो रही होगी, 75 mm से ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहे होंगे, या 60, 75 mm, 80 mm, 100 mm, तो हम 75 mm इज द करेक्ट आंसर। सो हियर ऑप्शन बी है 15 mm, बिकॉज यहाँ पर स्लैब के लिए पूछा गया तो 15 mm इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉर अ longitudinal reinforcement bar in a column, the minimum cover shall neither be less than and diameter of the nacelle। बेसिकली यहाँ पर किसके लिए पूछा गया है, कुछ नहीं है, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बता दिया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन वापस आ गया है निकल के। देखो बेसिकली कॉलम के लिए पूछ रहा है, कॉलम के केस में कितना हम जो मिनिमम कवर प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको पता होगा कि मिनिमम कवर कॉलम के लिए कितना होता है, 40 mm होता है। जस्ट मैंने अभी आपको बेसिकली क्वेश्चन बताया है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो मैं डिटेल बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपका किसी कंपटीशन एग्जाम में आया था बेसिकली, तो वहीं से हम लोगों ने लिया है। तो हम बेसिकली जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है और किस तरह से आपको आंसर्स मार्क करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिइंफोर्सिंग बार एंड द स्लैब थिकनेसेस। बेसिकली जब हम कभी स्लैब की थिकनेस दे रहे हैं तो उसका जो है कोई क्राइटेरिया होता है कि भाई रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिइंफोर्सिंग बार एंड द स्लैब थिकनेस। अगर आप स्लैब की थिकनेस देख रहे हैं, मान लीजिए स्लैब की थिकनेस सपोज 80 mm थी, कितनी है स्लैब की थिकनेस 80 mm, राइट। तो मैंने कह दिया कि भाई 80 mm स्लैब की थिकनेस है, तो बताइए मिनिमम डायमीटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट बार प्रोवाइड इन दिस स्लैब। तो उसकी थिकनेस का हमेशा ध्यान रखेंगे, उसकी थिकनेस का 1/8 होता है, या फिर कहें 1/8 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब। सो हियर यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो रीइंफोर्समेंट बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं उसका डायमीटर d/8 होता है या 1/8 इंटू डी होता है। तो जनरली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 द मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट इन अ कॉलम इज। देखिए ये क्वेश्चंस वो हैं जो अधिकतर रिपीट होते हैं, तो हम रिपीटेबल क्वेश्चन ही लेके आते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, और वो क्वेश्चन है जो स्टैटिक है, बेसिकली IS कोड में भी दे रखे होते हैं। हमारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस IS, अकॉर्डिंग टू दिस IS, जैसे IS 456/1978 है, कभी IS 456 2000 के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं, कभी IS 10262 2009 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, कभी IS 343 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, कभी IS 1343 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। डिफरेंट IS जिनके रेफरेंस से ये जो वैल्यू आती है वो बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूछ लेता है कि ये जो क्राइटेरिया सेलेक्ट किया गया किस IS कोड के अकॉर्डिंग किया गया, तो IS कोड ऑप्शन में दे देता है और जो आंसर है उनको क्वेश्चन बना देता है, तो वहीं कंफ्यूजन हो जाता है। तो जनरली IS कोड के अकॉर्डिंग सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर IS 456/1978 के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट इन अ कॉलम कितना होगा, किसी भी कॉलम में अधिकतम रीइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करा सकते हैं, परसेंटेज में पूछा है। तो बेसिकली किसी भी कॉलम में हम जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं वो 6% प्रोवाइड कराते हैं। जनरली जो वैल्यू वेरी करती है वो मिनिमम रीइंफोर्समेंट 0.8% से लेकर के 0.8% से लेकर के 6% बेसिकली हम प्रोवाइड कराते हैं इन केस ऑफ कॉलम। इन केस ऑफ भीम होता, अगर सपोज यहीं पर समझ लीजिए रहा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आई जाए इस सीरीज में आगे के भी आए, तो भीम के केस में जनरली हम जो प्रोवाइड कराते हैं वो 0.82 लेकर के 4% प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो यहां पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द परसेंटेज ऑफ द रिइंफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब व्हेन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। अगर HYSD बार यूज कर रहे हैं, राइट, ये जरूर देखना है आपको कि जब आप बार माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं या फिर कोई HYSD बार यूज कर रहे हैं, यहाँ देखिए HYSD बार है, इसका मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, बेसिकली HYSD का फुल फॉर्म होता है। तो बेसिकली इसे हम यूज कर रहे हैं, तो कितना कम से कम इतने से कम हम रिइंफोर्समेंट परसेंटेज नहीं ले सकते, या परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन, कितना यूज नहीं कर सकते इतने से कम, इतना तो हमें बेसिकली यूज करना ही करना इन केस ऑफ HYSD बार, अगर आप कोई भी स्लैब कास्ट कर रहे हैं तो।
तो जनरली देखिए यहाँ दो क्राइटेरिया होते हैं, अगर एच बाई एस डी बार है तो इसके केस में आप 0.12 लेते हैं, 0.12 बेसिकली, और अगर माइल्ड स्टील के केस में लेंगे तो इसके लिए जो लिया जाता है माइल्ड के केस में वो 0.15 लिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन आपको बेसिकली क्या दिख रहा है, यहाँ ऑप्शन आपको बेसिकली एच वाई एस डी के लिए पूछा गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। पहले मैंने बताया था आपको इनकरेक्ट मार्क करना है, यहाँ जरूर ध्यान रखना भाई, इनकरेक्ट आपको देखना है इसमें। तो ऑप्शन ए है मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट इन अ कॉलम इज दिस, बेसिकली 0 पॉइंट जो कॉलम है उसके लिए मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.8% होता है। तो हियर ऑप्शन ए आपका कैसा है, करेक्ट है। तो यहाँ में इनकरेक्ट देखना है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी है। मान लो सेकंड ऑप्शन है आपका, स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ कॉलम शुड नॉट एक्सीड 3 mm। तो बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन हमारा हमें, लेकिन इनकरेक्ट ढूंढ रहा है तो आंसर अभी हमें नहीं मिला है। ऑप्शन थर्ड है आपका, रीइंफोर्सिंग बार इन अ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर। मैंने अभी आपको बताया था कि डायमीटर जो बेसिकली यूज करते हैं कॉलम को 12 mm से लेस देन नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ द कॉलम। तो ये भी हमारा करेक्ट जो है, इस स्टेटमेंट को भी करेक्ट माना, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट, लेकिन हमें इनकरेक्ट देखना है। तो जनरली ऑप्शन फोर्थ है, इसको देखते हैं क्या ये इनकरेक्ट है। द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स प्रोवाइडेड इन अ सर्कुलर कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 4। तो यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ये इनकरेक्ट पूछ रहा है तो हमें इनकरेक्ट देखना होता है, यही ऑप्शन इनकरेक्ट है। बिकॉज इन केस ऑफ सर्कुलर कॉलम द नंबर ऑफ बार शुड नॉट लेस देन प्रोवाइड नंबर ऑफ बार, आपके 6 नंबर ऑफ बार से हम लेस देन बार प्रोवाइड नहीं करा सकते इन केस ऑफ सर्कुलर। ना सर्कुलर शेप का कोई कॉलम है तो मिनिमम जो नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड कराएंगे आप 6 कराएंगे। किसके केस में, रेक्टेंगुलर के केस में। अगर कहीं सर्किल का केस होता, ये तो सॉरी सर्किल का केस है, यहाँ पर अगर सर्किल के केस में आप तो नंबर ऑफ बार जो आप 6 प्रोवाइड कराएंगे, तो यहाँ पर बेसिकली 4 लिखा हुआ था, तो यही हमारा इनकरेक्ट था। अगर कभी भी मान लीजिए रेक्टेंगुलर हो जाता, तो रेक्टेंगुलर केस में नंबर ऑफ बार्स बेसिकली आप कितने प्रोवाइड कराते हैं, मिनिमम 4 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड कराते हैं इन केस ऑफ रेक्टेंगल। इन केस ऑफ सर्कल आप कितने प्रोवाइड कराएंगे, 6। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन था और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है, 4। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो ये कह रहा है हायर वीवी टाइम सोज लोअर वर्केबिलिटी। बिल्कुल आपका हायर वर्केबिलिटी का बेसिकली जो रिजल्ट आ रहा है उसकी वैल्यू अगर हायर है तो वो लोअर वर्केबिलिटी शो करता है, तो ये आपका करेक्ट है, ये नहीं हुआ। हायर स्लम्प शोज हायर वर्केबिलिटी, बिल्कुल अगर स्लम्प पे वैल्यू हायर है तो वो वर्केबिलिटी भी हायर शो करेगा। ऑप्शन सी है आपका, हायर कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू शोज हायर वर्केबिलिटी, ऐसा नहीं होता। बेसिकली जो भी आपका वैल्यू अगर हायर कॉम्पैक्शन वैल्यू आ रहा है तो जनरली वो क्या करेगा, लोअर वर्केबिलिटी शोज कराएगा। सो हियर ऑप्शन जो है सी आपका कैसा इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मिनिमम पिच ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट इन अ कॉलम इज। बेसिकली मिनिमम पिच आपके ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट जो मान लीजिए आप कॉलम की बात करें, कॉलम के केस में मिनिमम पिच क्या होगी, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। अगर ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जाता है उसकी मिनिमम जो है पिच या मिनिमम स्पेसिंग कितनी होगी। तो इसके केस में बेसिकली क्या होता है, अगर देखें तो पहला ऑप्शन दे रखा है द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द मेंबर। तो ये मान्य है, ये वैलिड है बेसिकली, बिकॉज यहाँ पर लीस्ट लेटरल डायमेंशन का बेसिकली हम मिनिमम प्रोवाइड करा सकते हैं जो है स्पेसिंग। ऑप्शन सेकंड है 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट बार टू बी टाइड। ये भी चाहिए, जो भी आपका लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट बार है उसका स्मॉलेस्ट बार देखेंगे। मान लीजिए लॉन्गिट्यूडिनल बार में कोई स्मॉलेस्ट है तो उसका 16 टाइम्स आप जनरली स्पेसिंग ले सकते हैं ट्रांसवर्स इन केस ऑफ द ट्रांसवर्स स्पेसिंग। तो यहाँ पर भी ये भी सही है। ऑप्शन आपका बेसिकली थर्ड है 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। तो ये भी सही है, 48 टाइम्स ले सकते हैं ट्रांसफर डायमीटर का जब भी आपको मिनिमम पिच प्रोवाइड करानी हो ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट में किसी भी कॉलम में। तो यहाँ पर ये भी सही है, लेकिन इनमें से ये देखना है कि भाई कौन सा इसके लिए प्रेफर किया जाता है। तो ऑप्शन डी कह रहा है लेसर ऑफ द अबव 3 वैल्यू। अब देखिए
ये तीनों क्राइटेरिया दे दी, लेकिन सबसे सुटेबल और मोस्ट जो रिलेवेंट आंसर है इसका वो ऑप्शन डी ही है, बिकॉज इन तीनों क्राइटेरिया में से हम लोग जो भी मिनिमम क्राइटेरिया होगा, मिनिमम वैल्यू होगी लेसर ऑफ द अबव 3 वैल्यू, जिनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी आपको, देन उसे आप क्या करेंगे, मिनिमम पिच ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन अ कॉलम. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, मैक्सिमम distance between expansive joints in structure as per IS 456-9078. As per IS 456-9078 के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट के मैक्सिमम डिस्टेंस पूछी है कि जो आपका एक्सपेंशन जॉइंट है बेसिकली उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी. देखिए कई तरह के जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं. आपने ये बेसिकली जॉइंट किसमें जनरली ये जॉइंट बेसिकली जो आपका आरसीसी स्लैब जो रोड पर प्रोवाइड की जाती है या फिर आरसीसी का जो रोड बनाया जाता है उसमें जो स्लैब होती है उनमें कई तरह के जॉइंट देते हैं. जैसे एक्सपेंशन जॉइंट हुआ, मेनली दो तरह के जॉइंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट होता है और एक आपका ट्रांसवर्स जॉइंट होता है ना. तो ट्रांसवर्स जॉइंट के टाइप होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, ये तरह के इनके डिफरेंट टाइप्स हैं. तो जनरली मैक्सिमम डिस्टेंस पूछी गई है आपके एक्सपेंशन जॉइंट की, तो उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो 45 मीटर होती है कि एक्सपेंशन जॉइंट आप 45 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस दे सकते हैं, और इससे कम ही डिस्टेंस पर आप जो है एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड कराएंगे. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. Question number 17. A continuous beam is deemed to be a deep beam. कैसा है वो? Deep beam है. When a ratio of the effective span to overall depth. देखिए यहाँ कंटिन्यूस बीम की बात हो रही है, इस चीज को समझेंगे जरा. कंटिन्यूस बीम के केस में ओवरऑल स्पान डेप्थ रेशियो एक क्राइटेरिया और होता है. कंटिन्यूस के केस में वो 2.5 होगा, और यहाँ पर अगर कंटिन्यूस बीम ना करके अगर वो कहीं कह देता कि भाई सिंपली सपोर्टेड जो है बीम है, या फिर कह दें आपके सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसने कह दिया, तो इस केस में हम लोग 2 समझते हैं. तो हियर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन continuous wave given, so here option C 2.5 is the correct answer of question number 17. Next question 18. Critical sections for shear in case of a flat slab is at a distance of. जनरली फ्लैट स्लैब क्या होता है ये भी सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, सभी व्यूअर्स जानते होंगे. फ्लैट स्लैब बेसिकली क्या होती है, स्लैब बीमलेस स्लैब, बेसिकली इसको अदर नेम क्या बोलते हैं, बीमलेस स्लैब. वेयर नो प्रोवाइड द बीम इन द स्लैब इज कॉल्ड द फ्लैट स्लैब. जहाँ भी हम बीम बनाते हैं, बिकॉज इट इज बेसिकली यूज फॉर द डेकोरेटिव पर्पज है, व्हेन यू हैव टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द स्पान, आप हाइट ऑफ द रूम, जब भी आपको रूम की थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करनी हो या फिर वो डेकोरेटिव पर्पज से बनाना हो, तो हम बेसिकली जनरली देख ही रहेंगे ट्रेंड फ्लैट स्लैब का चल रहा है, बीमलेस स्लैब है फ्लैट स्लैब जो है. तो वहां पूछा गया है क्रिटिकल सेक्शन होता है जब भी आप कॉलम प्रोवाइड कराते हैं, कॉलम हेड होता है, वहां पर कैपिटल होता है, कई सारी चीजों का जो है वहां टर्म होता है. वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाए इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लिमिटेशन ही डेटा आपको दूं, उससे रिलेवेंट चीज दूं, नहीं तो बहुत सारी चीजें बताने का मन करता है कि एक से रिलेवेंट सारे जो है टर्म आपको सारी टॉपिक डिस्कस कर दूं. लेकिन वही है कि भाई वीडियो का लेंथ एक कम ना ज़्यादा ना हो जाए, आप कहें कि 20 क्वेश्चन से सर 25 मैक्सिमम मिनट रखते हैं हम लोग, तो इतना टाइम में तो वही लिमिटेशंस में रहने की कोशिश करते हैं. तो चलिए देखिए यहाँ पर फ्लैट स्लैब से रिलेटेड है, तो बेसिकली जब हम उसका क्रिटिकल सेक्शन देखते हैं फॉर अ शियर, तो जनरली यहाँ पर जो देखते हैं वो d/2 फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ कॉलम और कैपिटल और ड्रॉप पैनल, राइट. तो यहाँ पर d/2 पर लेते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 19. मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी बॉल शुड बी. देखिए मिनिमम थिकनेस पूछा गया आरसीसी बॉल का. आरसीसी बॉल के केस में मिनिमम थिकनेस कितनी दे सकते हैं, तो इसके केस में ध्यान रखेंगे 10 सेंटीमीटर दे सकते हैं इन केस ऑफ आरसीसी बॉल. ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ आरसीसी बॉल. इन केस ऑफ ब्रिक वॉल मिनिमम थिकनेस इन केस ऑफ ब्रिक वॉल अगर आपको देनी है तो 20 सेंटीमीटर होगी ब्रिक वॉल के केस में. और इन केस ऑफ स्टोन बॉल, अगर आपकी कोई स्टोन्स की बॉल है तो उसके केस में आप मिनिमम जो थिकनेस दे सकते हैं बॉल की, वो बेसिकली कितनी देते हैं स्टूडेंट्स, इसको समझेंगे जरा. व्यूअर्स सभी लोग ध्यान देंगे, 38 सेंटीमीटर, तो 300 mm. किसके केस में, स्टोन्स की बॉल है. अब देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, आप किस तरह से 3 क्वेश्चंस किस तरह से पूछ सकता है. तो जो भी आए आरसीसी की बॉल आए, चाहे आपकी ब्रिक बॉल आए, चाहे आपकी स्टोन्स बॉल आए, आप करेक्ट लगा देंगे वहां पर आंसर आई थिंक. तो यहाँ पर सिर्फ उसने किसके लिए पूछा था, आरसीसी बॉल के लिए पूछा था. तो आरसीसी बॉल के लिए वो कितना होता है, 100 mm होता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 20.
क्वेश्चन नंबर 20 है, इन reinforced concrete footing on a soil the minimum thickness at edge should not be less than। बेसिकली जो आरसीसी की फुटिंग होती है, अगर आप उसको प्रोवाइड करा रहे हैं किसी भी सॉइल सरफेस पर, सॉइल बेड पर, तो उस सॉइल में सॉइल बेड पर बेसिकली इस फुटिंग को प्रोवाइड कराने के लिए मिनिमम जो थिकनेस रखी जाती है उसके एज की, बेसिकली उसके कॉर्नर की, तो वहां पर उसको कितने से कम नहीं रख सकते, तो उसको 150 mm से हम कम नहीं रखते। 15 सेंटीमीटर आपको बेसिकली देनी ही देना है उसका एज थिकनेस, राइट। So here option B is the correct answer of question number 20. Thank you viewers। तो आप सभी को पता लगा कि हमने 20 क्वेश्चंस को किस तरह से विजिट किया और कितना जो है यूजफुल है और कितना ही जो है इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ डिस्कस किया, जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स थे उसके। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोग हमारी वीडियो को देखें, उन्हें जो करेक्ट नॉलेज है और जो रिलीवेंट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उन्हें मिल पाए, उनका आने वाले एग्जाम्स में फायदा ही फायदा हो। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपना कोई सजेशन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कोई भी अगर सजेशन देना चाहता है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इनसे रिलेटेड। तो चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।